फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 के संबंध में मैंने ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसका करें क्या। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने 2019-20 का जब जीएसटीआर 4 फाइल किया तो उसमें हमने क्या किया, टेबल 6 को नहीं भरा। क्या करा? टेबल 6 को नहीं भरा। अब टेबल 6 को जब हमने नहीं भरा तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि नेगेटिव लायबिलिटी हमारे सामने आ गई। अब जब नेगेटिव लायबिलिटी हमारे सामने आ गई तो हमने क्या किया, उसको नेक्स्ट ईयर के यानी 20-21 के जब हमने फाइल किया जीएसटीआर 4 को तो उसमें भी नहीं भरा, यानी 2 बार नहीं भरा। 19-20 में भी नहीं भरा, 20-21 में भी नहीं भरा। अब बात आ गई 21-22 की, तो उसमें जो नेगेटिव लायबिलिटी हमारे सामने खड़ी थी उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके अपनाए। अब भिन्न भिन्न तरीके अपनाने में आज जब वो 21-22 का भरने जा रहे हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि 21-22 में आकर के उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो पिछला नेगेटिव लायबिलिटी वाला टैक्स है उसको जमा करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है क्या, इसको थोड़ा सा अगर हम गंभीरता से समझेंगे तो ये पूरी चीज हमारी समझ में आ जाएगी। और इसको कैसे करना था और अगर आपने गलती कर भी दी है तो वो कैसे समाप्त होगी। अगर आपने टैक्स ज्यादा जमा कर दिया है या उनकी नोटिस आने के बाद आपने जमा कर दिया है, नेगेटिव लायबिलिटी को समाप्त करने के लिए कर दिया है, तो उसका रिफंड भी आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे और इसके संबंध में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह की नोटिसेज आ रही हैं, वो सारी चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। आपके सभी प्रश्नों का इसमें उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर संभवतः मिल जाएगा। देखिए, एक ये जो नोटिस आई है जिसको मैंने देखा और उसके बाद ये वीडियो अपलोड किया है, इसमें है डियर टैक्स पेयर, it has been noticed that while filing GSTR 4 of the 2019-20, you have inadvertently either not filed up table 6। देखिए, जो बात हम लोग कर रहे हैं ये आ गई जीएसटीआर 4 की, ये है 2019-20 की, और ये बात आ गई हमारी टेबल 6 की जो हमने नॉट फाइल किया है, यानी फाइल नहीं किया है। ऑफ द सब रिटर्न और फाइल्ड अप जीरो वैल्यूज देयर इन, या तो जीरो वैल्यू कर दी है या उसको फाइल ही नहीं किया है। इवन दो यू हैव पेड द लायबिलिटीज फॉर द ईयर दो फ्रॉम जीएसटी सीएमपी 08 फाइल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, जबकि आपने वो लायबिलिटी एक्सेप्ट की है जब आपने अपना सीएमपी 08 जो भी क्वार्टरली बेसिस पर आपने फाइल किए हैं उसमें एक्सेप्ट की है। Therefore, to nullify the undue credit, the excess amount credited to negative liability statement has to be debited in case where the amount so credited in negative liability statement has been utilized। देखिए, यहां पर जो विशेष बात आ गई, आपके पास नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट था, यहां तक आप लोगों को सारी चीजें मेरा ख्याल क्लियर है। इसके बाद जिन लोगों ने इसको किया क्या, हैज बीन यूटिलाइज्ड। अब नेगेटिव लायबिलिटी थी उसको आपने कर लिया यूटिलाइज। अब आपने अगर यूटिलाइज कर लिया है तो फिर आपसे क्या होगी, रिकवरी। अमाउंट सो यूटिलाइज्ड इज बीइंग डन बाय डेबिटिंग द अमाउंट इन कैश लेजर। तो अब क्या किया जा रहा डिपार्टमेंट के द्वारा, जो आपकी नेगेटिव लायबिलिटी थी या तो आपने उसको समाप्त कर लिया था, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने समाप्त नहीं किया था। अब देखिए, पहले बात हम करते हैं जिन्होंने समाप्त नहीं किया, जिनका एज इट इज वो पड़ा रहा।
अगर नेगेटिव लायबिलिटी, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं सभी स्टेप पे आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले उन लोगों को लेते हैं जिन लोगों ने अपना टेबल 6 नहीं भरा था और उसके बाद उसको एज इट इज पड़ा रहने दिया। तो जब एज इट इज पड़ा रहने दिया तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, उस नेगेटिव लायबिलिटी को समाप्त करने के लिए उसको वहां पर ले लिया। तो जब वहां पर उसको ले लिया तो कैश लेजर से आपकी नेगेटिव लायबिलिटी समाप्त हो गई। क्यों क्यों ले लिया? क्योंकि आपने सीएमपी 08 में उसको आपने क्या करा था, अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट की थी। जब आपने लायबिलिटी एक्सेप्ट की थी, टेबल 6 नहीं भरी, तो उन्होंने इसको यहां यूटिलाइज कर लिया। एक बात तो ये हो गई, आपका क्लियर हो गया। आपने टेबल 6 नहीं भरा था, नेगेटिव लायबिलिटी थी, वो ऑटोमेटिक आपकी समाप्त हो गई। अब दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने टेबल 6 भी नहीं भरा, नेगेटिव लायबिलिटी आपने समाप्त भी नहीं की, लेकिन जो नेगेटिव लायबिलिटी में आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ था उसको आपने कर लिया यूटिलाइज। देखिए, अब आपने अगर उसको यूटिलाइज कर लिया है तो आज अगर उसको नलीफाई करना है तो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए वो उसको डेबिट कर देंगे। अगर आपके कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो आपका वहां से यूटिलाइज हो जाएगा। अगर कैश लेजर में नहीं पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, डिपॉजिटेड थ्रू चालान, आपको चालान के थ्रू उस पैसे को जमा करना है। अदरवाइज क्या होगी, आपसे उसकी रिकवरी की जाएगी। तो अगर आपका बैलेंस सफिशिएंट है तो वहां से डेबिट कर लिया जाएगा, नहीं है तो आपको चालान के द्वारा उसको जमा करना है। अब इसके बाद बात उन लोगों की करेंगे जिन लोगों ने उसको कहीं और एडजस्ट करके समाप्त किया है। यानी उन्होंने क्या किया, उसको कहीं और यूज किया। कैसे? उन्होंने क्या किया कि 2019-20 का जो था वो हमने 20-21 में जोड़ लिया, या हमने 2019-20 और 20-21 दोनों में टेबल 6 नहीं भरी थी तो उसको हमने 21-22 में जोड़ लिया और उसकी नेगेटिव लायबिलिटी को समाप्त कर लिया। अब दिक्कत उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आगे चल करके इसको टर्नओवर बढ़ा करके यूज कर लिया। ठीक है ना? यानी हम ये मान लें कि 19-20 में और आपके 20-21 में दोनों का टर्नओवर हमने जोड़ा और 21-22 में आकर के उतना टर्नओवर बढ़ा दिया। यानी अगर यहाँ 5 लाख था, यहाँ 7 लाख था और यहाँ पर हमारा 10 लाख था, तो हमने 7 और 5 12 और 10 22 लाख का टर्नओवर घोषित कर दिया। तो हमारी नेगेटिव लायबिलिटी तो समाप्त हो गई। और डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने यह किया कि 19-20 में जो आपने टेबल 6 नहीं भरा था वहां 5 लाख पर आपसे मांग रहा है और 20-21 में जो आपने नहीं भरा था उस पर 7 लाख पे मांग रहा है। वो कहना है ये आप कैश लेजर से जमा करिए, क्योंकि ये जब उनको लायबिलिटी समाप्त करनी है तो यहां पर उनको कैश लेजर में पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा कि आपने टर्नओवर बढ़ा करके उसकी लायबिलिटी फिर से एक्सेप्ट कर ली। यानी इसका टोटल मतलब क्या हुआ, आपने लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली 2 बार। कितनी बार कर ली? 2 बार कर ली। यानी 19-20 की और 20-21 की ये दोनों लायबिलिटी हो गई आपकी 2 बार। एक आपने 19-20 और 20-21 में उन्होंने देखा ही है डिपार्टमेंट ने, और 21-22 में आपने टर्नओवर बढ़ा लिया तो क्या हुआ, वो 2 बार हो गई। अब जो 2 बार हो गई तो 2 बार में अब वो जो कैश लेजर से आपसे चालान मांग रहे हैं कि ये पैसा आप जमा करिए। कब का जमा करिए? 20-21 में, 21-22 में तो टर्नओवर के हिसाब से आपने जमा कर रखा, वो तो क्लियर कट है आपका। अब 19-20 और 20-21 में जो आपका था वो आपसे दोबारा मांगा जा रहा है। अब जो दोबारा मांगा जा रहा है उसके लिए सोल्यूशन क्या है? देखिए, क्लियर कट सोल्यूशन इन्होंने दिया है। क्या? डिपॉजिट द अमाउंट इक्वल टू द नेगेटिव बैलेंस इन कैश लेजर अर्जेंटली। ये आपसे मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? डिपॉजिट द अमाउंट इक्वल टू द नेगेटिव बैलेंस इन कैश लेजर अर्जेंटली। कैश लेजर में आपके पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको जमा करिए चालान के थ्रू। अब जमा करने के बाद अब प्रॉब्लम आ गई कि हमने इसका पैसा दे दिया 2 बार। 2 बार दे दिया तो हमें करना क्या है, हमें ये करना, इन केस यू हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट,
क्या? ऑलरेडी पेड द अमाउंट नाउ बीइंग डेबिटेड इन कैश लेजर और नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट बाई इंक्लूडिंग द सेम इन एनी रिटर्न और स्टेटमेंट। देखिए यहां पर आपकी बात का समाधान हो गया। क्या? अगर आपने इसको समाप्त करने के लिए क्या किया, स्टेटमेंट बाई इंक्लूडिंग द सेम इन एनी रिटर्न और स्टेटमेंट, द सेम कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड बाई फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी RFD 01। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप इसको क्लेम करिए। कैसे? RFD 01 के माध्यम से। तो मेरा ख्याल है सारी सिचुएशन मैंने कवर कर ली हैं। अगर इसके अलावा भी कोई आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दूं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ये एक सफिशिएंट जो रीजंस थे वो आप देंगे और देने के बाद आप इसका लाभ ले पाएंगे। थैंक यू।